हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे पैथोजेनिक एजेंट्स हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। और ये हम पे अटैक करते हैं और कभी हम इनकी वजह से बीमार हो जाते हैं और कभी हम इनसे फाइट कर लेते हैं। लेकिन कभी बीमार हो रहे हैं और कभी फाइट कर रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आइए आज हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी कहते किसे हैं? इम्यूनिटी को डिफाइन किया गया है कि ये कैपेसिटी या एबिलिटी है हमारी बॉडी की कि ये रेजिस्ट कर पाती है पैथोजेनिक एजेंट्स से। पैथोजेनिक एजेंट्स यानी कि वो सारे माइक्रोब्स जो किसी होस्ट को डिजीज कॉज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आगे लाइन में बता रहे हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज like बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एटसेट्रा। या आसान शब्दों में कहें कि हमारी बॉडी की एबिलिटी कि ये फाइट कर सकती है किससे? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक। अब ये दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक या फिर नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं हम इनेट इम्यूनिटी से। तो इनेट इम्यूनिटी, जैसे कि हमने बात की, क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी हर एक माइक्रोब को किल करने में हेल्प करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो कोई सा भी। हमारे पास अब बैक्टीरिया भी मल्टीपल टाइप के हैं ना, वायरसेस भी मल्टीपल टाइप के हैं। तो ये हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस पे नॉन स्पेसिफिक तरह से अटैक करती है और हमें डिफेंड करती है। और ये नेचुरल इम्यूनिटी भी है। नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये हमें इनबॉर्न मिली है। तो इननेट इम्यूनिटी कैसी है? इनबॉर्न है। इनबॉर्न कैपेसिटी है हमारी बॉडी की टू रेजिस्ट पैथोजेंस। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार बना लीजिए कि वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली है उसे हम क्या कह रहे हैं? इननेट इम्यूनिटी कह रहे हैं। और इसी वजह से इसका नाम क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी भी है। ठीक। अब आगे, बाई चांस अगर ऐसा हो कि ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, तो ये इनेट इम्यूनिटी इसे एलिमिनेट कर देती है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज। किसी भी डिजीज को डेवलप करने से पहले इन माइक्रोब को क्या करती है? एलिमिनेट कर देती है, इन्हें रफा दफा कर देती है। इसके बाद ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट करती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजन। क्या कर रही है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कर रही है। इसे आप फिर से स्टार बना लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन शो करता है बॉडी में, तो इसका आंसर क्या होगा? इनेट इम्यूनिटी होगा। तो इनेट इम्यूनिटी में अभी हमने क्या पढ़ा कि ये कैसी है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ये कैसी है? नेचुरल इम्यूनिटी है। तीसरा हमने पढ़ा इसे नेचुरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैसी है? इनबॉर्न है। फिर हमने देखा कि ये इनेट इम्यूनिटी अगर बॉडी में ऑर्गेनिज्म एंटर कर भी जाए तो उसे किल कर देती है। और फिर हमने देखा ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब ये इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो बैरियर क्रिएट कर रही है पैथोजेंस के लिए, वो चार तरह के हैं। कौन कौन से हैं? फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर है। अब आप एक एक बैरियर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर हमारे पास दो तरह के हैं, एक है स्किन और दूसरा है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम। जैसे ही आप देखते हैं कि कोई भी माइक्रोब आप पे अटैक करेगा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए फिजिकल बैरियर मौजूद है स्किन। सबसे पहले उसे किससे जाके टकराना पड़ेगा? आपकी स्किन से जाके टकराना पड़ेगा, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल बैरियर कह रहे हैं। ठीक। दूसरा हमने क्या कहा? म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग। अब आप ये दिमाग लगाइए कि म्यूकस कोटिंग कहाँ कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले म्यूकस कोटिंग आप देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, राइट? तो आप कहीं बहुत धूल वाले एरिया में हैं या माइक्रोब वाले एरिया में हैं, तो जैसे ही ये माइक्रोब आपके नॉस्ट्रल के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो आपके नॉस्ट्रल में से लेकर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है म्यूकस की कोटिंग। ये पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब इस कोटिंग पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक। और ये इस म्यूकस को इरिटेट करते हैं। तो इरिटेशन की वजह से ये म्यूकस क्या करती है? ये म्यूकस
रिफ्लेक्स एक्शन शो करती है और इन सारे पार्टिकल्स को आपकी स्नीज में, आपकी छींक के थ्रू बाहर फेंक देती है। ठीक, इसी तरह से ये म्यूकस लाइनिंग है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। और तीसरा है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। तो ये म्यूकस कोटिंग 3 जगह प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारे पास फिर से 3 जगह, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। क्या है? एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्रेजेंट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं गैस्ट्रिक जूसेस में, और HCl भी है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अलग अलग पैथोजन से। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में एसिडिटी, क्या है? एसिडिक मीडियम है, और ये एसिडिक मीडियम हमारी यूरिन में और वेजाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट है। इस एसिडिक मीडियम की वजह से ये एसिडिक मीडियम किल कर देता है बैक्टीरियाज को, और यहाँ पर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में किसी बैक्टीरिया को या किसी दूसरे पैथोजन को ग्रो नहीं होने देता। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर हमें समझ में आ गया। तीसरा है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर यानी कि पर्टिकुलर सेल्स आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये 3 है। पहला है ल्यूकोसाइट, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या करती हैं, ल्यूकोसाइट क्या करते हैं, हमें डिफेंड करते हैं। दूसरा है हमारे पास फैगोसाइटिक सेल। ये फैगोसाइटिक सेल माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इन्हें एंगल्फ करके किल कर देते हैं। तीसरा है नेचुरल किलर सेल्स। आगे बात कर रहे हैं हम साइटोकाइन बैरियर की। साइटोकाइन बैरियर में हमारे पास है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन किन्हें कहा जाता है? तो जब भी एक सेल को कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक, ये कोई वायरस है, इसने अटैक करा किसी पर्टिकुलर सेल पे, तो ये सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ये प्रोटीन जो भी अनअफेक्टेड सेल हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है जाकर। ठीक, तो इंटरफेरॉन किसका एग्जांपल है? साइटोकाइन बैरियर का एग्जांपल है। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह के बैरियर हो गए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देख रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेजिस्टेंस है जो अगेंस्ट काम करती है एनी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी। ठीक, क्या है? स्पेसिफिक काम कर रही है किसके लिए? पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के लिए और वैक्सीन। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक माइक्रोब्स पर अटैक करती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे डेवलप होती है? लिम्फोसाइट से डेवलप होती है। लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? बिल्कुल ल्यूकोसाइट का पार्ट है। और लिम्फोसाइट भी हमारे पास कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जिन्हें हम टी सेल या फिर बी सेल भी कहते हैं। ठीक, तो ये लिम्फोसाइट या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है ये देखते हैं, और ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैरेक्टराइज की जाती है बाय मेमोरी। मेमोरी से क्या मतलब है? किसी भी चीज को याद कर लेना। हमारी इम्यूनिटी किसी भी माइक्रोब को मेमोराइज कर लेती है कि ये कैसे आया था और इसने कैसे अटैक किया था। तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की रिस्पॉन्स जनरेट करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हम समझते हैं पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स को। तो जैसे ही आपकी बॉडी के कांटेक्ट में कोई पैथोजेनिक एजेंट आता है, तो ये पैथोजेनिक एजेंट आपकी बॉडी को सिक करने की कोशिश करता है या कोई डिजीज कॉज करने की कोशिश करता है। जैसे ही अटैक करता है तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, अभी हम कौन सा बात कर रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर बी सेल्स और टी सेल्स को एक्सेसिव अमाउंट में जनरेट करने लगता है। ठीक, ये बी सेल्स और टी सेल्स मिलकर एंटीबॉडीज बनाती हैं अगेंस्ट दिस वायरस और बैक्टीरिया और पैथोजेनिक एजेंट। अब ये बी सेल और टी सेल क्या करती हैं? इस पे अटैक करने की कोशिश करती हैं, इसे किल करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है और बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है। इस वजह से ये इस माइक्रोब को पूरी तरह से किल नहीं कर पाती, लेकिन ये इसे मेमोराइज कर लेती हैं, इसे याद कर लेती हैं कि ये कैसा दिखता है, यानी कि इसकी फोटो स्टोरेज में रख लेती हैं। ठीक, सेम होता है वैक्सीन्स के साथ। जब भी आप कोई वैक्सीन लगवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बचपन में लगवाई ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन, तो ये ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन असल में होता क्या है? ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसका कहेंगे लाइट वर्जन होता है, ठीक, या फिर किल्ड वर्जन होता है। ये आपकी बॉडी में जैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट बी और टी सेल्स
इसे मेमोराइज़ कर लेते हैं और मेमोराइज़ करके आने वाले दिनों में अगर इन केस उस पर्सन को ये बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई फिर से अफ़ेक्ट करता है, तो ये उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक? तो अभी हमने क्या समझा प्राइमरी रिस्पॉन्स के बारे में कि आपके बी सेल्स और टी सेल्स ने क्या करा, इसको याद कर लिया ये जो वायरस बाहर से आया था। ठीक? और ये स्टोर कहाँ होंगे? तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर कहाँ होंगे ये? अब हमारे पास स्टोरेज के लिए अलग-अलग ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले बी सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो बी सेल्स में ऐसे सेल्स जो जिनकी मेमोरी लॉन्ग टर्म की होती है। कैसी होगी? लॉन्ग टर्म के लिए होगी। जैसे 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा। तो ऐसे बी सेल्स जाके स्टोर हो जाएँगे बोन मैरो में। कहाँ स्टोर होंगे? बोन मैरो में। और दूसरे बी सेल्स या टी सेल्स जाकर स्टोर हो जाते हैं लिम्फोइड टिश्यूज़ में। लिम्फोइड टिश्यू कौन-कौन से हैं आपके पास? स्प्लीन है, थाइमस है ना? टॉन्सिल्स है, पियर पैचेज़ हैं इंटेस्टाइन में। तो ये सारे के सारे बी सेल्स, टी सेल कहाँ स्टोर हो जाएँगे? लिम्फोइड में। इसके अलावा कुछ बी सेल्स जो हैं स्टोर हो जाते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में। जैसे कि आपके स्किन है, लंग्स हैं, अलग-अलग ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाते हैं। कि इन केस जब भी ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर माइक्रोब अटैक करेगा बॉडी पे तो ये इसकी फ़ोटो को याद कर लेंगे और इसको किल कर देंगे। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा? सेकेंड रिस्पॉन्स में ये सेम वायरस या बैक्टीरिया आकर अटैक करेगा। तो अब बॉडी को तो पहले से पता है इसके बारे में, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी-जल्दी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जनरेट करेंगी और इस पर्टिकुलर पैथोजेनिक एजेंट पे अटैक कर देंगी और अटैक करने के बाद इसे किल कर देंगी। ठीक? तो ये क्या है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स काम करता है, इसके लिए वैक्सीन्स में भी काम करता है और माइक्रोब्स पे भी काम करता है, जो रियल माइक्रोब्स होते हैं। जैसे कि आपने चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा। चिकन पॉक्स अगर एक बार हो जाती है तो कहते हैं फिर लाइफ में दोबारा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इस ये स्टोर कर ली जाती है इसकी फ़ोटो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक? तो ये थी मेमोरी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इसके अलावा हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक है सेलुलर और दूसरी है ह्यूमरल। ये सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सब टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड।